In the previous lecture, we have studied about the purification of organic compounds. Actually, some of the students were feeling bored also in that lecture because that was a video lecture. But right now, if I'll explain you, then I'm damn sure that you will not feel bored. And second thing, that purification of organic compound is done by two methods. One is qualitative analysis and another is quantitative analysis. Quality or quantity में क्या relation है तो बताइए. What is the relationship between quality and quantity? Quantity में we use amount and quality में texture. What is the relationship between this quality and quantity? अब जैसे मान लो तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसमें जो क्वालिटी वाला खाना होगा उसका प्राइस ज़्यादा, अब देखना उसकी क्वांटिटी कम. So you can say that quality and quantity are inversely proportional. अगर क्वालिटी अच्छा चाहिए तो क्वांटिटी कम मिलेगा, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो क्वालिटी कम मिलेगा. ऐसा ही होता है ना? नहीं होता? कैसा होता है ना? क्वालिटी और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है. नहीं, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए. क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए किसी चीज में भी, क्वालिटी अच्छी चाहिए तो क्वांटिटी कम हो, और अगर क्वांटिटी तुम्हारा ज़्यादा है तो क्वालिटी उसमें कम हो. ऐसा रिलेशनशिप कहा जाता है. लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी हमने अभी तक प्यूरिफिकेशन मेथड्स देखे थे, क्योंकि पहले ज़माने में क्या था, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हम लोगों को पता चलता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाला एलिमेंट. लेकिन अभी का जो समय है, इस समय में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स यूज होते हैं जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिटेक्शन कर सकते हैं. जैसे क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सारी ऐसी मेथड्स हैं जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिटेक्शन कर सकते हैं. तो वहां पर अगर मैंने जो बताया आपको प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सब्लिमेशन मेथड. तो सब्लिमेशन मेथड्स में हमने देखा कि दो कंपाउंड्स होते, एक सब्लिमेबल और दूसरा नॉन सब्लिमेबल. इन दोनों को अगर डिफरेंस करना होता है, जो बिना लिक्विड फॉर्म में जाए, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर, जिस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते थे, और उसके अंदर में दो कंपाउंड्स मिक्स रहते थे, एक सब्लिमेबल और दूसरा नॉन सब्लिमेबल. तो सब्लिमेबल कंपाउंड जो होता था उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर आप कहो इवापोरेशन पॉइंट वो ज़्यादा होता था, नॉन सब्लिमेबल वाला नीचे रह जाता था, और जो सब्लिमेबल वाला होता था वो ऊपर चला जाता था. तो जिससे डिफरेंस में हम लोगों को पता चल जाता था कि इस कंपाउंड के अंदर में दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक सब्लिमेबल और दूसरा नॉन सब्लिमेबल, जो हम लोगों ने उस दिन वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग सब्लिमेशन मेथड के थ्रू दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं. उसके बाद था एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड. ये अभी भी यूज करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशली जब लेबोरेटरी में. याद रखना तुम लोग भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब सिंथेसिस करोगे तो स्पेशली हम लोग ठंडी महीने में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस, तो उसमें जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का बहुत कम, जिस कारण से हम लोग वहाँ पर ठंडी महीना उसको चूज करते हैं, और उसको और कोल्ड चाहिए तो टेम्परेचर को और लो करते हैं. तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड आप ऐसे कह सकते हो कि दो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स को आप मिक्स करो. एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल, थोड़ा घुलने वाला एक नहीं घुलने वाला. तो उसमें से अगर आपको प्योर कंपाउंड को अलग करना है तो सबसे पहले उस सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ. सैचुरेटेड सॉल्यूशन करने के बाद उसको आप फिल्टर करो. फिल्टर करने के बाद अगर फिर भी उसके अंदर में कुछ कलर्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग चारकोल डाल करके उसको जो है वापस एक प्यूरिफाई कर लेंगे. चारकोल जैसे डालोगे तो उसमें से कलर रिमूव हो जाएगा और प्योर कंपाउंड जो है हम लोगों को मिल जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ फिल्टर. और उसके बाद जो रेसिड्यू है, उस रेसिड्यू का अगर हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है तो उस रेसिड्यू को हम लोग क्या करेंगे, उस रेसिड्यू को हम लोग सबसे पहले जो भी हमारा रेसिड्यू में है उसको हम लोग फिल्टर पेपर पे लेंगे, उसको साफ करेंगे, ड्राई करेंगे. उसके बाद
उसको फिर ओवन में डालेंगे और ओवन में डालने के बाद वापस उसको हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में डालकर 24 घंटे के लिए या 48 आवर्स के लिए रख करके तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन तीसरा था डिस्टिलेशन मेथड। जो डिस्टिलेशन दो प्रकार के थे, सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा कौन सा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में हम लोग जानते थे जिसमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता था। जैसे हमने उस दिन एक एग्जांपल लिया था एनिलीन और क्लोरोफॉर्म, इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 123 डिग्री सेल्सियस। तो इस दोनों कंपाउंड को हमने मिक्स किया, दोनों कंपाउंड को मिक्स करने के बाद दोनों का राउंड बॉटम फ्लास्क लिया जिसमें हमने पूरा अपना सॉल्यूशन डाला है, उस सॉल्यूशन को हीट किया और एक रिसीवर डाला। जिस रिसीवर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवापोरेट होकर के फिर कंडेंसेशन होकर के वापस स्टोर हो जाएगा। तो ये मेथड था हमारा सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होने के साथ साथ उनके अंदर में जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, अब वो दोनों कंपाउंड को अगर आपको सेपरेट करना है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम मात्रा 2-3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, तो ऐसे में क्योंकि दोनों इवापोरेट होने लगते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो दोनों का इवापोरेशन होते ही वो दोनों ऊपर में जाते हैं, तो वहाँ पे कंडेंसेशन किया जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो वापस सेट हो जाता है और वो बॉयल ट्यूब से होकर के रिसीवर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने उस दिन एक एग्जांपल बताया था क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल से हम लोग किस तरह से सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अस्पार, इन सब का सेपरेशन कैसे होता था। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें भी दो तरह के फ्रैक्शनल, एक्सट्रैक्शन विद मेथड से भी आप प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पा सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था क्रोमेटोग्राफी, याद होगा आप लोगों को, क्रोमेटोग्राफी वाला मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड स्पेशली क्रोमा एंड ग्राफी, क्रोमा का मतलब कलर था, ग्राफी में आप उसको मेंशन करके कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर। ये क्रोमेटोग्राफी भी 3-4 तरह के थे, याद होगा अगर आप लोगों को, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, याद है आप लोगों को? उस दिन जो वीडियो मैंने दिखाया था, तो उस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज स्पेशली बेस्ड अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? कैन एनीवन? Amen. Have you ever analyzed anything in your life? जजिंग करना ना, एनालाइज करना मतलब जजिंग करना या डिटेक्ट करना, ऐसे कह सकते हैं। एनालिसिस देखो याद रखना, जब तुम लोग केमिस्ट्री में करियर बनाओगे तो केमिस्ट के 4 ब्रांच होते हैं, याद रखना। केमिस्ट का 4 ब्रांच। सबसे पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इस एनालिसिस मेथड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिटेक्शन। दूसरा होता है क्वालिटी कंट्रोल, कि आप क्वालिटी को किस तरह से जज करेंगे, उस क्वालिटी में अगर और कुछ मिलाना होगा तो कैसे करेंगे। तीसरा होता है आपका प्रोडक्शन, अगर कोई भी कंपाउंड आप मैक्सिमम अमाउंट पे कमर्शियल स्केल के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन का मेथड क्या होगा। एंड लास्ट होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 4 तरह के केमिस्ट में करियर है, अगर केमिस्ट्री में आप लोग करियर। यहाँ पे मैं बात कर रहा था एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब होता है टू फाइंड आउट। एनालाइज कीजिए आपने कहाँ पर अपने सॉल्यूशन को रॉन्ग किया, एनालाइज योर आंसर वेयर यू हैव डन मिस्टेक, राइट। तो एनालिसिस का मतलब होता है डिटेक्शन करना, पता लगाना, खोज करना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले उसकी बात। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जनरली कहते थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये जनरली इतने एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन जो होता था वो कार्बन और हाइड्रोजन था, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली इतने एलिमेंट्स, याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इतने एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स का आपको एनालिसिस, तो 2 तरीके से एनालिसिस होता है। एक होता है
क्वालिटी, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब हो गया कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पता लगाना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा है, और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाने के लिए एक डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एनालिसिस के दो मेथड्स हैं, जिसको आप लोग ट्रीटमेंट भी कह सकते हो, ये क्वालिटी जिसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में अगर कितना अमाउंट में वो सब्सटेंस उस कंपाउंड में, जैसे आप शरबत बनाते हो, शुगर सॉल्यूशन, जो शरबत हम लोग पीते हैं, तो उसमें शुगर का कितना अमाउंट है उस सॉल्यूशन में, तो वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उस सॉल्यूशन में हम पता कर रहे हैं कि सॉल्यूट का परसेंटेज या सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, तो वो हो गया हमारा कौन सा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसका डिटेक्शन हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ में आ गया? क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फर्क समझ में आ गया? क्वालिटेटिव का मतलब हो गया डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना प्रेजेंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब हो गया कार्बन तो होगा ही, कार्बन और हाइड्रोजन का अगर आपको पता लगाना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है या नहीं है, अदरवाइज उसके अंदर में हाइड्रोजन है या नहीं है, इसका अगर आपको पता लगाना है तो क्या करोगे आप, पता है कोई भी कंपाउंड्स ले लीजिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्यूपरस ऑक्साइड CuO, जिसमें कॉपर की वैलेंसी 2, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, हमको नहीं पता है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, आपको पता है इसमें कार्बन है, तो कार्बन का डिटेक्शन वाला आपको कोई सॉल्ट दिया, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, इसको आप क्यूपरस ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन होगा ही डेफिनेटली। कार्बन को अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिटेक्ट आप इजीली कर सकते हो, यहाँ पर जो है आपका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मेन प्रोडक्ट कॉपर आपका अलग। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन के लिए हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड, जिसमें कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2 वैलेंसी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको हाइड्रोजन का डिटेक्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कह सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसमें अगर आपको हाइड्रोजन का पता है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दिमाग लगे। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि अगर हम क्यूपरस ऑक्साइड के साथ उसको डिटेक्ट कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, मतलब पता चल गया इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड था। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर आप एक अलग मेथड से, आप जैसे टेस्टिंग मेथड होता है, लिटमस पेपर से हम लोग चेक करते थे एसिडस गैस है, बेसिक है, उसी तरह से अगर ये मिल्की में आप मिल्की कलर में आपका टर्न हो रहा, देन यू कैन से दैट इट वाज कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रेजेंट इन दिस। उसके बाद अगर आप उसको पानी में मिलाओगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको आप पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप पानी में डालते हो, पानी में डिसॉल्व करते हो, तो उसका क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे कैल्शियम नाम का, कैल्शियम ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड था जो आयनिक कंपाउंड, और उसको हमने पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कॉपर सल्फेट था, याद, कॉपर सल्फेट CuSO4 था, उसको हमने पानी में डाला तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, ये एक सॉल्यूशन आपको मिल गया जिसमें पता चला इसके अंदर का हाइड्रोजन था जो वाटर के रूप में कंटेन के रूप में है। और इसी को अगर आप हीट करोगे तो ये पांचों हाइड्रेटेड फॉर्म जो है वो इवापोरेट हो जाएंगे और आपका कॉपर सल्फेट का सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्रिस्टल, जो अपने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में देखा था कि किस तरह से कलर का सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको टेस्ट करना है कि कौन कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप लोग सब लोग बुक को ओपन कर लीजिए, नोटबुक को भी ओपन कीजिए और सबसे पहला टॉपिक लीजिए डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर आप लिखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला स्टेप आप लोग डालेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सब लोग एनसीईआरटी लाए हो? श्लोक तुम्हारे पास नहीं है, लाए हो क्या? तुम्हारा है ना? सबसे पहला हेडिंग आप लोग डालिए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हेडिंग। नीचे में डालिए डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये सब सीधा सीधी प्रैक्टिकल है। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं एक तरह से समझ जाओ लैब का ये प्रैक्टिकल। लैब में जैसे प्रैक्टिकल होता है, तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया और पता करने के लिए बोला कि भाई इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड को लेकर के आगे क्या सब करोगे वो मेथड में लिखा। समझ में आया? जब तुम लोग जाओगे तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करें, क्योंकि वहां पे जाकर के सब जो है जीरो हो जाते हैं, नहीं हो जाते। करना क्या है, आगे कंपाउंड मिल गया उसके बाद क्या करना, तो वो थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। ये तो अभी हम जितना भी पढ़ेंगे तो सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो आपका 12th में, और जिसको हम लोग एक तरीके से आप कह सकते हैं कन्वर्जन, जो 5 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन रहता है 12th स्टैंडर्ड में, और ये 11th के बीच में। तो इसीलिए ये दोनों चैप्टर ऑर्गेनिक का महारत, अगर ये दोनों चैप्टर आप लोगों ने सीख लिया तो समझ लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जिस तरह से मैंने बताया था केमिस्ट्री के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर, ठीक है। तो हेडिंग डाला आप लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप लोगों को रिएक्शन लिख दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड। उसमें शो कर दीजिए कॉपर की वैलेंसी +2 है। उसके बाद एरो डाल करके हीट का सिंबल दीजिए। सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर दीजिएगा और कॉपर में। अगर हम इस क्यूप्रस ऑक्साइड को, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड अभी हमने ट्रीटमेंट किया था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो वापस लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसमें आप हाइड्रोजन का डिटेक्शन कर रहे हैं, तो वो आपको कॉपर प्लस वाटर, वो आपको क्या देगा, कॉपर प्लस वाटर। मतलब दोनों का डिटेक्शन आप कर रहे हो। पहला स्टेप में डिटेक्ट कर रहे हो आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है या नहीं है, तो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और क्यूप्रस ऑक्साइड से आपने रिएक्शन करवाया तो कॉपर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कॉपर बनेगा। और दूसरी बार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हाइड्रोजन का हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा कॉपर प्लस वाटर। तो इस दोनों मेथड से आपने क्या किया, डिटेक्ट किया कि आपको पता चलिए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी। तीसरा जो मेथड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप दो तरह के लाइम होते हैं, क्विक लाइम और स्लेट लाइम। पता है आपको क्विक लाइम किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम। एक बात बताइए, क्विक लाइम में अगर हम पानी मिलाएंगे तो क्या स्लेट लाइम बनेगा या नहीं? बस इतना। क्विक लाइम का मतलब होता है सीधा,
वो तो हम लोग घर में फ्रेंड करते हैं, वो चुना। वो ऑक्सीजन हमारा नेचर में है तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो CaO कैल्शियम का मतलब चूना, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस दोनों ने रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। और अगर हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो CaOH फॉल्ट हुआ, जिसको स्लेक्ट लाइन कहते हैं। समझ में आया? तो अगर हम इस स्लेक्ट लाइन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट किया है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा है। हाँ जी, हाँ, उसका कॉमन नेम मालूम। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट किया, उसके बाद हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया, और तीसरे मेथड में ये स्लेक्ट लाइन से हमें पता अगर चलाना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो इस स्लेक्ट लाइन को कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप लोग लिख दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस स्लेक्ट लाइन गिव्स मार्बल, या फिर उसको कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस स्लेक्ट लाइन, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस स्लेक्ट लाइन। अगर हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन करना चाहते हैं कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस स्लेक्ट लाइन गिव्स यू मार्बल, जो एक प्रेसिपिटेट होगा, मिल्की व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। मिल्की व्हाइट कलर का क्या होगा? प्रेसिपिटेट, जिसको आप लोग कह सकते हो कि दैट इज मार्बल, CaCO3। और जो लास्ट रिएक्शन था, अब ये कॉपर जो है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड जो था, जिसको हमने रिएक्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिटेक्ट करने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बहुत सारा बताया था, ऑक्सीजन भी रह सकता है, सल्फर भी रह सकता है, नाइट्रोजन भी रह सकता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन भी रह सकता है। तो कॉपर को अगर हम सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो कॉपर सल्फेट होगा, और उस कॉपर सल्फेट में अगर आप पानी मिलाओगे तो ये तुरंत जो है सॉल्यूशन नहीं बनता, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो CuSO4 plus 5H2O will give you CuSO4 into 5H2O, उसके नीचे में आप लोग नाम लिखेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, CuSO4 plus 5H2O, रिएक्शन एरो दीजिए, CuSO4 into 5H2O, और उसके नीचे में नाम लिखेंगे आपको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो आपने क्या डिटेक्ट किया? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपने डिटेक्ट क्या किया? यहाँ पर बता दिया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का पता हो। इस चाय में, ये चाय आप लोग बता सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? जस्ट आस्क, चाय ऑर्गेनिक कंपाउंड है? एनीवन? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। मिल्क कहाँ से आया? एनिमल्स है। डेफिनेटली इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे पता लगाना है क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आप वेपर देख रहे हो दैट इज नथिंग एल्स देन कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता? भाई शुगर का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11, जिसको सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने मिल्क के प्रेजेंस में हीट किया। उसके अंदर में हम लोग टैनिक एसिड डाले थे, जिसको चाय पत्ती कहते हो, वो टैनिक एसिड है, उसको मिला करके हमने हीट किया। ये कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेशन फॉर्म में निकल रहा है। दिस कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, ठीक है। पानी मिल गया है, डिसॉल्व हो गया, हाइड्रोजन इज आल्सो कंपाउंड। समझ में आया? फुल ऑफ प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, दूसरा किस चीज का डिटेक्ट करोगे? डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अदर में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कितने एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, राइट। यहाँ आप लिखो डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अदर एलिमेंट्स में आप लोग ब्रैकेट में डाल देना जो जो अभी एलिमेंट्स के नाम मैंने बताए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हैलोजन। सबसे पहला आपको पता करना होगा कि सर ये सारे कंपाउंड्स जो है किस चीज से रिएक्शन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या हमको पता चलेगा इस कंपाउंड के अंदर में ये एलिमेंट्स, कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड होगा तो उसके अंदर में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब तीसरा बच गया ऑक्सीजन, और अगर वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है या फिर उसके अलावा हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर हम उसको सोडियम से रिएक्शन, सोडियम इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव है, सोडियम का एक विशेष गुण है वो किसी के साथ झगड़ा करके कंपाउंड बना, झगड़ा करने का मतलब क्या, रिएक्शन करना, उसके साथ वो कंपाउंड बना, सोडियम की विशेषता। तो सोडियम अगर हम नाइट्रोजन के साथ आए और ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर में नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग है और उसको अगर हमने सोडियम से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्राइड या सोडियम साइनाइड। कार्बन है, अगर उसके अंदर में नाइट्रोजन भी है, कार्बन तो कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट है और कार्बन कंपाउंड में ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी है, और अगर उसको हमने सोडियम से रिएक्शन किया, क्योंकि सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, तो वो सोडियम साइनाइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन तो होगा ही, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको हमने हाई रिएक्टिव एलिमेंट से ट्रीटमेंट करवाया तो वो क्या फॉर्मेशन देगा, सोडियम नाइट्राइड या सोडियम साइनाइड, कॉमन नेम आप कह सकते हो। सबसे पहला डालिए आप लोग, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, और सबको करना क्या है, गर्म करना। रिएक्शन कैसे करेगा, जब उसके अंदर में एनर्जी का रिप्लेसमेंट हो। एनर्जी कैसे होगा, जब तुम हीट डालोगे। खाना कैसे बनता है, जब गैस पे चढ़ाते हो, खाली चावल दे दोगे, पानी दे दोगे और प्रेशर कुकर को बंद कर दोगे, गैस ऑन नहीं करोगे, चावल बनेगा? भात तो नहीं बनेगा, चावल का चावल रहेगा, मिक्स्ड विद वाटर चावल, वो तो नहीं खाओगे। भात खाते हो तो भात के लिए तुमको एनर्जी, हीट एनर्जी देना, तो वही हीट एनर्जी यहाँ पे डालेंगे तो सोडियम साइनाइड। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? नेचर में क्या फ्री में मिलता है, ऑक्सीजन। अगर तुम्हारा ये ऑक्सीजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही है और उसको तुमने सोडियम से रिएक्शन करवा दिया तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है हनी पटेल? हाँ बेटा, जितना नंबर निकाले वो सही था, 1 निकाली थी। 1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आ गया, यस, फर्स्ट टाइम में तो एक्सपेरिमेंट मैथ से लिए। Na2O ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1। अभी जस्ट मैंने कहा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला तुम लोग तो 9th स्टैंडर्ड से सीखे हो, Na2O। तो लिखो, अगर मान लो ऑक्सीजन का डिटेक्शन करना है और तुमने हाई रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन किया तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। अगर उसके अंदर में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन के नीचे में कौन सा कंपाउंड है, सल्फर, 16 ग्रुप एलिमेंट, तो अगर ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड बनाएगा तो सल्फर से क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड। बहुत ही पास आता है, H2S जैसे गैस आता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट तुमको मिलेगा, इतना बदबूदार जैसे समझ लो वॉशरूम को 2 साल से साफ नहीं किया, ऐसा बदबूदार गैस आता है सोडियम सल्फाइड। हम लोगों के सर थे वो स्मेल से समझ जाते थे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चा नहीं बताया। स्मेल्स, डिटेक्शन ऑफ दैट फ्यूमिंग वाज अ ग्रेट डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक। चलो नेक्स्ट लिखो, कोई भी हैलोजन होगा तो हैलोजन आपका अगर सोडियम से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हैलाइड व्हिच विल गिव यू एन आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन।
ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि सोडियम इज अ मेटल एंड इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर सोडियम को आप किसी भी हैलोजन के साथ डिटेक्ट कर रहे हो तो आपको आयनिक कंपाउंड देगा सोडियम हैलाइड। तो सोडियम प्लस X विल गिव यू NaX, जिसको X का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो मेन डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन या टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ IUPAC नेम हम लोग लिखेंगे। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, नाम तो सुने हो ये सब कभी? नहीं सुने, 12th में जाओगे तो सुनोगे। एक चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन तो मैथ्स में आता था, लेकिन अब यहाँ पर तुमको केमिस्ट्री में भी आता है। केमिस्ट्री इज अ संगम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। तो अब तुम लोगों को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे उसमें आएगा ओरिजिनल मजा। सारे एलिमेंट्स को जोड़ रहे हो और एक कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर अगर आपको नाइट्रोजन का पता लगे कि प्योर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कनेक्टेड होगा तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा स्नेहा? अगर नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कनेक्टेड है तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्या होगा कंपाउंड का नाम भैया? अभी जस्ट मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन कनेक्टेड होगा क्या बनेगा? साइनाइड। जस्ट बताया था ना मैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिमाग में याद रख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड भले जितने भी एलिमेंट्स करते नहीं, लेकिन मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके वजह से? कार्बन की वजह से। तो कार्बन विल बी द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर उस कार्बन के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो साइनाइड बनना है। अगर इस साइनाइड को आयरन के साथ रिएक्शन, आप बोलोगे सर व्हाई विथ आयरन? याद करो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। याद आ रहा है तुम लोगों को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज? कितने लोगों को याद है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज? शिव, तुम तुम्हारे स्कूल में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करवाया था 10th स्टैंडर्ड, याद है? सबसे ऊपर में क्या? सोडियम टू पोटेशियम। Another, why potassium is more electropositive than sodium? Question of S block. याद है? मैंने बताया अभी था, अगर आप लोगों को याद होगा तो बाकी लेक्चर में ऑन बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। यही रीजन। आयुष्य, why potassium is more reactive than sodium? उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन enthalpy. Because of less ionization enthalpy of potassium in comparison to sodium. तो सोडियम से कम IP होता है पोटाशियम का, इसलिए पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन। बाकी जो बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है तो सीधे रटवा दिया जाता है। याद था कि वो NCERT पेज नंबर 45 उसमें दिया था ना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। देखना घर पे साइंस बुक होगा, पेज नंबर 45 में टर्न करना, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। तो यहाँ पर मैं जो कहने चाह रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम लोग इस आयरन से रिएक्शन करें तो ये हम लोगों को फेरोसाइनाइड नाम का कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पर आयरन अलग अलग वैलेंसीज में होंगी। आप लोगों को पता है कि आयरन की दो मेन वैलेंसी हैं, फेरस और फेरिक। +2 को फेरस कहते हैं और +3 को फेरिक कहते हैं, और दोनों को मिला देते हैं तो फेरसोफेरिक बन जाता है। दोनों को अगर मिला दोगे 2 और 3 दोनों वाला, जैसे FeO और Fe2O3, इस दोनों को मिलाओगे तो Fe3O4 बनता है, जिसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। FeO प्लस Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। लिख लो, अगर नोटबुक में लिखना है तो लिख लो। FeO ऊपर में डाल दीजिए प्लस Fe2O3, FeO plus Fe2O3 will give you Fe2O3, जिसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरसोफेरिक ऑक्साइड
Fe3O4, देखो FeO को ऐड किया और Fe2O3 को ऐड किया, तो कितने आयरन हो गए? Fe3 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गया, इसका नाम हो गया फेरसो, FeRRSO, FeRRIC और OXID, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, याद रख लेना। अब इसमें जो मैं बता रहा था आपको, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो सबसे पहले आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन, नाइट्रोजन का डिटेक्शन के लिए उसमें जनरली नाइट्रोजन रिंग ब्राउन कलर का, लेकिन यहाँ पर जो आप डिटेक्शन कर रहे हो सिर्फ आयरन के साथ डिटेक्शन कर रहे हो। आयरन जो है, याद करो तुम लोगों को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नील्स डालते थे तो कैसा कलर बन जाता था? ग्रीन कलर बनता था, याद है तुम लोगों को? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन FeSO4 प्लस Cu हो जाता था, तो ये FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता था वो ग्रीन कलर का था। यहाँ पर जो साइनाइड कंपाउंड है, इसको अगर तुम आयरन के दो वैलेंसी से Fe2+ के साथ रिएक्शन करो तो ये तुमको हेक्सासाइनोफेरेट, बोलोगे सर ये क्या होता है हेक्सासाइनोफेरेट है? तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर, ये तुम्हारा साइनाइड है, ठीक है, और इसको तुमने आयरन 2+ के साथ रिएक्शन किया Fe2+, और यहाँ पर जो अमाउंट है 6 साइनाइड। क्यों डालते हैं 6? उसके पीछे एक रीजन बता देता हूँ तुम लोगों को। ये 6 डालने के पीछे आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? 26, 24 उसको भी याद है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, 26। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो फटाफट। निष्ठा तुमको भी हाईएस्ट मार्क्स आया है इस बार के बोर्ड के पेपर में, देखना चोरी कैसे हाईएस्ट। नेक्स्ट टू अनादा तुमको टक्कर देने के लिए निष्ठा आ गई है। बताओ क्या होगा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? किसी को याद है? मिहिर जी, इलेक्ट्रॉनिक मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुम लोग खा गए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि नहीं सीखा था? आर्गन 3d6 4s2 यही सीखा था ना? देखो सब के सब जो है बेहोश, यही था अनाजा, आर्गन 3d6 4s2 ये था या दूसरा था? आर्गन का कितना होता है? 18 होता है, s में 2 चला गया 18 और 2 20 और d में 6। और इसका जो तुम देखोगे तो d ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 ओरिएंटेशन है, 1 2 3 4 5, ये 6 और 4s। यहाँ पर Fe2+ का मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, मतलब अगर Fe2+ कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया, ये वाला दोनों निकाल दिया, 1 2 3 4 5 ही तक, ये 5 हो गया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब इस टोटल ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं? टोटल कितने लिगेंड्स एकोमोडेट हो सकते हैं? इसके साथ जो कंपाउंड बनाएगा आयरन के साथ, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 5वां यहाँ पे, छठा यहाँ। तो इसीलिए ये जो 6 साइनाइड डाले हम लोग, ये साइनाइड इज अ लिगेंड, इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल। तो 6 डालने के पीछे ये रीजन था। यहाँ पर 6 साइनाइड का मतलब हो गया Fe2+, 2+ में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके पास 6 पेयर्ड कर सकते हैं, 6 वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो ये आपका हेक्सासाइनोफेरेट आयन। हेक्सासाइनोफेरेट का मतलब हो गया CN6 4-। इसमें अगर कोई पूछेगा सर यहाँ पर 4- का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर साइनाइड का जो वैल्यू होता है एक निगेटिव लिगेंड है जिसके ऊपर -1 चार्ज। तो अगर तुम आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x + -1 × 6 = -4, x - 6 = -4, x = -4 + 6, x = +2, मतलब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया?
ये जो 4 माइनस लिखा है इसके पीछे का कंसेप्ट तुम्हारा ये है कि आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इस कंपाउंड का नाम है हेक्सासाइनोफेरेट 2 का मतलब यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? नहीं आया है? सो इतना बोल रहे हैं बेटा लेक्चर की सो रहे हैं। तो हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन का तो हम क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? नाइट्रोजन का पता याद रखना। हम लोग किस चीज का टेस्ट कर रहे हैं? स्लो कहाँ ध्यान नींद आ गया आपको? जगह था मतलब आपको स्टडी करो शूट में भी इतना एक्सपर्ट बोलता है हाँ मैं हाँ मिला देता है सर पढ़ना। कोई बच्चा है जो रात में 12 बजे के बाद पढ़ता है? कोई 12 बजे के बाद अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सोना। जो लोग कुछ इतिहास बनाने वाले होते हैं तो 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में नया इतिहास रतन टाटा कुछ नहीं करता था बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 12 to 3 उसका अपना टाइम था सोने का, उस स्लीपिंग आवर्स को यूटिलाइज करता और उसी यूटिलाइज करते करते जमशेद जी का जो इतना बड़ा नाम है तो फादर ऑफ रतन टाटा। जमशेदपुर नाम का एक सिटी है झारखंड में, आज देखो पूरा बड़े बड़े कार की कंपनी को खरीद रहा है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की कंपनी को बस ओनली यूटिलाइजिंग 3 आवर्स ऑफ हिज ओन लाइफ दैट वाज स्लीपिंग। उसको यूटिलाइज करने के पीछे रीजन होता है कि हम एक्स्ट्रा करते हैं, IIT का प्रिपेयर करते हैं, लोग बर्थडे मनाते हैं तो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और वो जो बर्थडे मनाते हैं तो 10 करोड़ का एक बड़ा सा कैंसर हॉस्पिटल के बच्चे कि लोगों का फ्री इलाज। 3 आवर्स यूटिलाइजेशन, वही 3 आवर्स हमारे श्लोक जी भी आजकल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हेक्सासाइनोफेरेट का जो आयन है इसको हमने एक कंपाउंड बनाया जिस कंपाउंड का नाम आप लोग नीचे में डाल दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हेक्सासाइनोफेरेट के नीचे में डाल दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं लिखा बेटा, वो रिएक्शन सब लोगों ने लिखा, उस रिएक्शन को लिख लीजिए नोटबुक में। लिखने के पीछे कंसेप्ट को याद रखिएगा जो मैंने अभी समझाया था कि क्यों वहां पर 6 साइनाइड आयन लिया जाता है और 6 साइनाइड के ऊपर जो माइनस आयन है वो डिटेक्ट करता है आपका कि यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो क्या स्नेहा समझ में आ रहा है बेटा? नहीं समझ में आया तो बोलना तुम लोग। अब जो है अगर इस साइनाइड हेक्सासाइनोफेरेट को अगर तुम आयरन 3+ से रिएक्शन करो, यहाँ पर आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में। और अगर हम इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? वही फेरिसोफेरिक वाला होता है। तो यहाँ पर फेरिसोफेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन। समझ में आया? तो ये जो है आयरन 3+ से इस कंपाउंड को रिएक्शन करो, आयरन 3+ FeCN6 4- को Fe3+ से रिएक्शन करो और ये जो कंपाउंड बनाएगा तुम्हारा Fe4FeCN6। समझ में आ रहा है? तो नोटबुक में लिखो, खाली लिखा बुक में लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन नोटबुक में नहीं लिख रहे हो, उसको लिखो। Fe4FeCN6 जिसमें Fe4 वाला जो है वो आयरन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और FeCN6 वाला जो है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये कंपाउंड का कलर पर्शियन ब्लू कलर है। पर्शियन ब्लू कलर जानते हो कैसा? बताओ। ये वाला कह सकते हो? इज दिस अ पर्शियन ब्लू कलर? यस और नो? ये बोल रहा हूँ नेवी ब्लू। तो क्या पर्शियन ब्लू बोल सकते हैं हम लोग? नेहा, हाउ पर्शियन ब्लू कलर लुक्स लाइक? हैव यू एवर सीन पर्शियन ब्लू?
Violet. What is the difference between Persian blue and violet? Violet पर्पल शेड में आता है This is not a bag. So violet. पिंक वाला हो गया ना। फिर पर्शियन ब्लू कलर किसको है? हमारे हेत जी का जो टी शर्ट का फर्स्ट पार्ट है आर्म की तरफ, वो है पर्शियन। दिखा दो भाई सबको। हाँ, फर्स्ट पार्ट जो है तुम्हारा दैट इज नाइजर इंडिगो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कि कोई भी सेंट्रल मेटल को अगर लिगेंड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स उसको देते हैं तो वो जैसे प्लस कर रहे हैं CuSO4 प्लस 5H2O तो CuSO4 into 5H2O, तो ये एडिशनल कंपाउंड होते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लिगेंड्स जब एक सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होता है तो उस कंपाउंड का नाम होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट करके आयरन के पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे पेयर किया, सेंट्रल एटम हमारा आयरन था और ये साइनाइड लिगेंड है तो उसके साथ अटैच हुआ, तो ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन। आया समझ? कंपाउंड जानती हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ शेयरिंग से कोवैलेंट कंपाउंड, और कोऑर्डिनेट जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो लोन पेयर वाला यहाँ पे जितना भी लिगेंड एटम होगा वो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर है। तो साइनाइड में माइनस लिखने के पीछे एक रीजन पता है? Cn माइनस हम लोग जो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं पता है? कार्बन की वैलेंसी कितनी? नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, बात समझ रहे? एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन +3 में और कार्बन -4 में, तो -4 + 3 इज इक्वल टू, समझ में आया? साइनाइड। और साइनाइड का क्यों +-4 होगा पता है? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिजन बॉन्ड याद करो, इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, याद आया तुम लोगों को? सबसे पहले जो हम लोग याद किए थे, याद करो, जो इलेक्ट्रॉन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चला जाता है, कोवैलेंट फिजन बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट से पहले बताया था ना। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कंपाउंड, तो ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका, ये अपना नाइट्रोजन खुद के ऊपर में ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसने जो है चारों का चारों, और यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन फिजन बॉन्ड, फ्यूजन एंड फिजन। याद आया कुछ कि नहीं आया? ये सारी चीजें होती है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? फेरसोफेरिक हेक्सासाइनोफेरिक 2। ये जो Fe4 FeCl6, और यहाँ पर कौन सा आयरन +3 और कौन सा आयरन +2 है बता सकते हो? बाहर में जो 4 वाला है वो आपका +3 फॉर्म में है, और अंदर में जो है कोऑर्डिनेशन, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ब्रैकेट जिसको हम लोग मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पर केमिस्ट्री में उसका भी नाम लिख लो, वहां पर ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, SPHERE। और वो जो 6 जो है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, जितने नंबर है वहां पर उसको कोऑर्डिनेशन नंबर, और Cn यहाँ पर एज अ लिगेंड के रूप में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा तुम लोगों का कि आयरन जो है ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर से ये पर्शियन ब्लू कलर में तब चेंज होगा जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करो। याद रखना, ये जो टी शर्ट पहना है ये ग्रीन से कन्वर्टेड कलर है, इस कलर को पर्शियन ब्लू कलर कहा जाता है। ये ग्रीन जब धीरे धीरे ब्लू में फेड होने लगता है, ग्रीन कलर ब्लू में फेड, तो तुम्हारा कलर है कपड़े का, वो जब इस कलर में कन्वर्ट होगा, समझ में आया? यस और नो? नाइट्रोजन का डिटेक्ट कर लोगे तुम, कोई कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होगा तो उसका डिटेक्शन हो जाएगा आप लोगों से। यस और नो? जल्दी बताओ। अब सल्फर का टेस्ट, टेस्ट फॉर सल्फर।
ये ग्रुप नंबर 16 का है, इसमें ऑक्सीजन तुमको नहीं किया है। ऑक्सीजन का टेस्ट जो होता है वो क्वांटिटेटिव में होता है, अमाउंट में होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की स्टडी आप कहाँ पे करोगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। सल्फर का क्वालिटी, समझ में आ गया? क्वालिटी और क्वांटिटेटिव तो समझ में आया ना? दे आर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अभी तक नहीं देखा। 10 रुपया में 2 पानी पूरी और 10 रुपया में 4 पानी पूरी, किसके पास जाओगे खाने? इसके पास 4 देंगे, क्यों? क्वांटिटी। और 2 के पास क्वालिटी। डिफरेंट उसके अंदर में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डालेंगे, उसका टेस्ट का फ्लेवर अलग है। क्वालिटी एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलो नेक्स्ट डालो टेस्ट फॉर सल्फर। सबसे पहली बात, सोडियम को क्या आप सल्फर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? यस, पक्का। तो वो सल्फर ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब नेक्स्ट टू फ्लोरीन कह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे में सल्फर। सल्फर स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? बस हमारे बोन्स पे पाए जाते हैं। देखना, सल्फर अगर लाइट से रिएक्शन करता है उसमें आग पकड़ेगा। जहाँ पे शमशान घाट में आग को जलाया जाता है तो वहाँ पर जिस लकड़ी से इनका टच होता है, उस लकड़ी में जैसे सनशाइन होता है तो वहाँ पर फायर कैचेस आता है, तो लोगों को लगता है होता है। दैट इज नथिंग, इट इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फर। ये सल्फर सोडियम से रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा, और बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्यूजन जो होगा एक बहुत बड़ा धमाका होगा, इसीलिए इन दोनों का रिएक्शन। इसको हम लोग लेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सबसे नीचे है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टी, लेड। क्या एवरीबॉडी टेल मी, लेड 2+ इज मोर स्टेबल और लेड 4+? लेड 2+, explain why. It was a question of P block element. जैसे हम नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो +1 और +2 की होती है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? मैं तो पूछ रहा हूँ, क्यों स्टेबल? रीजन, एक्सप्लेन व्हाई। लिखोगी, as we move down towards the group, the less oxidation state is more stable. Metallic character increases, and here lead act as a matter, not non. Carbon starts from non-matter and ends at matter. So matter, the less oxidation is more stable in comparison. Fe2+ और Fe3+, Fe2+, आयरन को देखो हवा से ऑक्सीजन प्लस रिएक्शन करके हमारे जंप लगाना शुरू करता है, मॉइस्चर मिलता है, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। रीजन यही है, बिकॉज इट गेट्स मेटालिक। हाँ जी, डी और एफ ब्लॉक के जो वैकेंट ओरिएंटेशंस है उसमें उनको जैसे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, आपने बताया था ना Fe2+ क्यों होता है, Fe2+ मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जैसे नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं, ओरिएंटेशन बढ़ते जाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में जितना, अब वहाँ पर F भी फुलफिल्ड है, D भी फुलफिल्ड है, F एंड D फुलफिल्ड है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ P का जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर P में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वहाँ पर मोर स्टेबल। और बाकी कार्बन में सिर्फ 2s and 2p है, तो इसीलिए वहाँ पर 4+। समझ में आया? ये सब इलेक्ट्रॉन का अकेला एक इलेक्ट्रॉन। लीजिए आप लोग टेस्ट फॉर सल्फर। अगर सल्फर जहाँ भी प्रेजेंट होगा, याद रखना, तो सल्फर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है शिव? व्हाट इज द ऑक्सीजन वैलेंसी? -2 ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो सल्फर की भी वैलेंसी कितनी होगी? तो जब भी सल्फर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कंटेन होगा तो -2 फॉर्म में होगा। अगर इसको तुम लेड 2+ के साथ रिएक्शन करोगे, लेड 2+ के साथ क्यों करोगे रिएक्शन? क्वेश्चन होता है क्योंकि यहाँ पर जो लेड 2+ है ये सल्फर के साथ इजीली रिएक्ट करेगा, क्योंकि सल्फर इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव and here lead 2+ is metallic positive character, so they both will combine and give you a compound called lead sulfide, जो हम लोग कार का डाई पे लगाते हैं, PBS।
हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। कोई जो है ग्रे कलर का अपने हेयर को डाई करता है, कोई ब्लू कलर का डाई करता है, दैट इज नथिंग एल्स, इट इज अ लेड सल्फाइड। तो S2 माइनस प्लस Pb2 प्लस, लेड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा कंपाउंड हमारा लेड सल्फाइड। कैसा कलर होगा लोग? ब्लैक कलर। डाई से बनते हैं आजकल, देखा बुढ़े लोग भी जवान हो जाते हैं, रीजन लेड सल्फाइड। केमिस्ट्री का कितना यूज है, आदमी को बुढ़ापा को छुपाते होता है कि नहीं होता है? बड़े बड़े लोहे सब भी होते हैं, वो भी जो है सलमान खान होता है बिकॉज ऑफ लेड सल्फाइड। नेक्स्ट, अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि अगर सर ये हेक्सासाइनोफेरेट जो आपने बताया, ये हेक्सासाइनोफेरेट क्या हम सल्फर के टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं? तो याद करो, मैंने बताया था तुम लोगों को, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा तो वो साइनाइड बनेगा, और वो अगर सल्फर भी कंटेनिंग होगा तो थायोसाइनाइड क्या बनाएगा? थायोसाइनाइड। सबसे पहले अब तुम यहाँ पर पूछोगे क्यों सर सिर्फ कार्बन और सल्फाइड नहीं हो सकता? तो वो H2S बना देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा, जो बहुत ही बदबूदार स्मेल होगा। H2S याद रखना, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, वेरी वेरी बैड स्मेल। यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन दे बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पर सल्फर भी H2 माइनस, नाइट्रोजन भी यहाँ पे CN3 जो है, तो ये जिस कारण से थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड का केमिकल फार्मूला SCN, कैन यू टेल मी रिया व्हाट विल बी द चार्ज ऑन SCN? थायोसाइनाइड के ऊपर में क्या चार्ज होगा? अनादा नायक, आर यू श्योर? आर यू श्योर? पहले देखो साइनाइड के ऊपर में कितना था, और सल्फर का कितना होता है? माइनस। टोटल सल्फर का माइनस 2 अभी जस्ट बताया ना। सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, तो टोटल चार्ज को भी थोड़ा ध्यान देना। तो नीचे वाला रिएक्शन लिखो आप लोग अपने नोटबुक में। पहले तो S2 माइनस प्लस नाइट्रोहेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। तो सर ये क्या बोल रहे हो? नीचे में जो कंपाउंड लिखा है FeCN6NO, यहाँ पर वॉयलेट कलर देगा। ये जो कंपाउंड बनेगा, याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ पता क्या लगाना होता है कि कलर तुमने देखा और तुमको पता लगाना है कौन सा एलिमेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो वॉयलेट कलर जैसे भी देखो समझ लेना क्या है? पेंटासाइन। 6 ही आयरन के पास कितना लिगेंड होगा? टोटल 6 ही ले सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं लेगा। तो 5 यहाँ पर साइनाइड और 1 जो है तुम्हारा NO ग्रुप, पेंटासाइनो, और ये तुम्हारा नाइट्रो, और फिर एक। समझ में आया? आयरन जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है? 6 पेयर को अपने अंदर एकोमोडेट करेगा, क्योंकि Fe2+ में जो होते हैं 6 पेयर है, इसीलिए यहाँ पर 5 साइनो ग्रुप और 1 जो है नाइट्रो। और ये जैसे अगर तुम लोगों को कभी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो जिसको तुमने वाटर के साथ डिसॉल्व करके शेक किया और उसका कलर वॉयलेट कलर बन गया, व्हाट इज द कलर ऑफ अ टी-शर्ट मिस्टर अर्चन भाट? कौन से कलर का टी-शर्ट पहनता है वो नहीं पता? ये इंडिगो ब्लू। इंडिगो बेटा आसमानी कलर को कहा जाता है, नेवी ब्लू। नेवी ब्लू है ये। और वॉयलेट कैसा होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्पल एंड वॉयलेट? कैन एनीबॉडी टेल? पर्पल और वॉयलेट की क्या है? पर्पल में व्हाइट मिक्स कर देता है, वॉयलेट में व्हाइट मिक्स कर दिया पर्पल ना, पर्पल में व्हाइट मिक्स करोगे तो वॉयलेट बनेगा, या पर्पल में व्हाइट मिक्स रहेगा, ये कहना चाहिए। पर्पल में व्हाइट मिक्स करेगा कहाँ पड़ा है? नहीं पता। वॉयलेट का ब्रिंजल खाते हो कि नहीं खाते? तो ब्रिंजल का जो कलर होता है, पतला वाला ब्रिंजल होता है, देखो छोटा छोटा यहाँ पे जो मिलता है, वो जो है तुम्हारा वॉयलेट कलर का। और एक जो बड़ा वाला जिसको भाटा बोलते हैं हम लोग,
है ना, वो तुम्हारा पर्पल। दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। अब इसके पीछे आपने जो कहा था वो छोटे वाले भट्टा में अगर व्हाइट डालोगे तो बड़ा वाला भट्टा, समझ में आया डिफरेंस? तू कहाँ मिस कर रहा था? यहाँ पे वॉयलेट के अंदर में तुम व्हाइट डालो तो देख मेरिडियन वाला तो ग्लास है ना, ये वॉयलेट है और ये पर्पल डार्क होता है। वॉयलेट ही ज़्यादा डार्क, पर्पल डार्क। ओके ओके चलो ठीक है। वॉयलेट कलर जानते हो ना, अगर वॉयलेट कलर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है आफ्टर शेकिंग, व्हाट इज दैट कंपाउंड? कैन यू टेल मी अवे इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट? जल्दी बताओ। हाँ जी, आयरन प्रेजेंट। अगर आयरन से रिएक्शन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगा रहे हैं, सल्फर। याद रखना बच्चों, सल्फर की टेस्टिंग अगर तुम्हें पता करना है, देखो तीन अभी हम स्टेप टू स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, सीधे क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन किया, कार्बन और हाइड्रोजन का पता चला। दूसरे स्टेप में हमने साइनाइड को डिटेक्ट किया, तो नाइट्रोजन का जो पर्शियन ब्लू कलर था वो फेरस हेक्सासाइनोफेरेट आयन से पता चला। अब ये जो वॉयलेट कलर है ये डिटेक्ट कर रहा है कि इसके अंदर में नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर। हाँ जी देखिए, ये है हमारा पर्पल और वायलेट। जूम नहीं बेटा, दिख नहीं रहा आपके काम में तुम्हारा। पर्पल हो गया कौन सा कलर बेटा? बैगनी कलर। और वायलेट, वायलेट कलर में पाया जाता है किसका? कौन सी कंपाउंड? रेनबो। राइट। तो आप लोगों ने सबसे पहले किस चीज का पता किया? कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का, तीसरा नाइट्रोजन का, चौथा सल्फर का। तो यस, क्या? नाइट्रोफ्यूसाइनाइड। नाइट्रोफ्यूसाइन का मतलब हो गया, जैसे आपने अभी देखा था तो पर्पल कलर का जो स्टार्टिंग में आपको सॉल्यूशन देना था, तो नाइट्रोफ्यूसाइन कलर मिलेगा तो नाइट्रोजन और थायोसाइनाइड कंपाउंड कंटेन नाइट्रोफ्यूसाइन। इट इज जैसे थायोसाइनाइड होता है, थायोसाइनाइड में क्या पता चला तुमको? सल्फर भी है, साइनाइड भी है। उस तरह से यहाँ पे नाइट्रो में तुम्हारा NO ग्रुप भी है, NO ग्रुप भी है और सल्फर ग्रुप भी है, जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो अभी जस्ट तुमने वॉयलेट कलर के नीचे में जो कंपाउंड लिखा है वॉयलेट के ऊपर में, वो वॉयलेट वाला जो कंपाउंड जब तुम डिटेक्ट करते हो यहाँ पर कि कौन सा कलर का डिटेक्शन होता है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कलर से तुमको पता लगाना होगा। कि जैसे तुमने देखा अभी इससे पहले वाला हेक्सासाइनोफेरेट का कलर कैसा था? पर्शियन ब्लू कलर तुम्हें कंपाउंड में मिला, तो समझ लेना इसके अंदर में कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन का टेस्टिंग तुम कर रहे हो, ना तो आयरन का ना ही कंपाउंड का। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे हो, तो तुमको यहाँ पर जिसमें वॉयलेट कलर मिला तो समझ लेना इसमें तुम सल्फर 2- का टेस्ट कर रहे हो। ये टेस्टिंग एजेंट्स है कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, इस कलर का मिला, तो कलर जैसे ऑब्टेन हो रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसमें जो हम टेस्ट कर रहे हैं कौन से कंपाउंड का टेस्ट कर रहे हैं। ये याद रखना है। यस, पढ़ो, वहां से पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, जोर से पढ़ो, सबको सुनाई देना। अभी मैंने क्या बताया तुमको? इसमें मैंने बताया तुम लोगों को जो हम लोग डाई करते हैं वो डाई का कलर में लेड और सल्फर है, जो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। हमारा बाल काला होने के पीछे मेन रीजन है सल्फर 2- उसके अंदर में, जिसमें अगर आप कोई भी कंपाउंड का जो रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन के बाद जो कलर मिलता है ना,
वो कलर आपका डिटेक्ट करता है कि इस कंपाउंड के अंदर में कौन सा माइनस कलर या कौन सा प्लस कलर, जो नाइट्रोजन 3 प्लस है या 3 माइनस है, सल्फर 2 प्लस है या 6 प्लस है या 2 माइनस है, तो वो डिटेक्ट करना होता है आपको कलर देख करके। हाइड्रोजन सल्फाइड, अभी सल्फर का एक और रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें तुमको कंपाउंड मिलेगा। यस अनदर, व्हाट वाज इट? कौन H2SO4 डालोगे तो एसिड रिएक्शन होगा। यहाँ पर तुम सीधे सल्फर 2 माइनस का डिटेक्ट कर रहे हो लेड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें तुमको नहीं पता है कि उसके अंदर में सल्फर है या नहीं, और अगर तुमने लेड के साथ मिला दिया और तुमको ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया तो समझ लेना कि इसमें सल्फर 2 माइनस। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसको तुम स्टेप टू स्टेप, वन स्टेप में तुमको पता लगाना होगा। पहले तुमने इसके साथ रिएक्शन किया, फिर दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया, वोलाटाइल सॉल्युबल मिला, नॉन वोलाटाइल सॉल्युबल मिला, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन किया। बहुत सारे एसिड्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे बेसेस लेने पड़ेंगे, जिससे तुमको 1 to 1 स्टेप टू स्टेप पता चलेगा। यहाँ पे जो तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ अगर तुमको सॉल्यूशन का जो कलर मिल रहा है, चाहे कौन H2SO4 रिएक्शन करने के बाद मिला हो, वाटर के सॉल्यूशन के साथ मिला हो, तो वो जो कलर मिल रहा है तो उस कलर से तुमको डिटेक्ट करना है कि इस कंपाउंड के अंदर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट। समझ में आया बेटा? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यानी कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में एसिडिक एसिड डालना है और फिर लेड एसिड डालना है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मतलब NH2। मैंने अभी जस्ट बताया सोडियम और सल्फर या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों जब रिएक्ट करेगा तो फ्यूजन होगा, बम्बार्डिंग होगा। यूज किया था मैंने वर्ड, तो यहाँ पर जो है इसके तहत यहाँ पर हम लोग ये जो है सल्फर का पता नहीं लगा सकते। इसीलिए अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सल्फ्यूरिक कॉम H2SO4 से अगर तुमको पता चल गया कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है, तो अगर उस सल्फर का डिटेक्शन तुमको करना है तो H2SO4 डालोगे उसमें कोई फर्क पड़ेगा? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है और उसके अंदर में तुम कोई भी स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो सल्फर मिल जाएगा और जो है कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ेगा। तो उसके अंदर में तुमको लेड 2 प्लस वाला कोई कंपाउंड डालना पड़ेगा, जो तुमको लेड सल्फाइड, जो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो पता चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर में सल्फर प्रेजेंट। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? नहीं आया? बोलो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एसिडिक एसिड के साथ एसिड रिफाइन करते हैं, लेड एसिड ऐड करते हैं, वो रिएक्शन आप अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, सोडियम और सल्फर ये दोनों जो है रिएक्शन करेंगे तो फ्यूजन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो मतलब फ्यूजन का मतलब समझते हो हाईली एसिडिक, हाईली जो कॉम H2SO4 होते हैं ना, कंसंट्रेटेड H2SO4, उसमें अगर सोडियम मेटल डाल देते, जो सोडियम का टुकड़ा होता है, उसको अगर डालोगे तो क्या? एक तो सोडियम ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एयर और वाटर में भी वो आग लगा देता है, और तुम कॉम H2SO4 में डाल रहे हो तो एक बड़ा सा धमाका, और वो जो फ्यूजन होगा उसमें तुम डिटेक्शन नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको जो है हम लोग लेड 2 प्लस वाले कंपाउंड में अगर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर कंटेनिंग है उसको उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और अगर ब्लैक कलर का हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता है, जो प्रेसिपिटेट मिलता है, तो समझेंगे कि इस कंपाउंड में सल्फर नहीं। समझ में आया? इसमें ये पूरे रिएक्शन में तुमको सिर्फ एक ही चीज पता करना है, कोई भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम मिला रहे हो और मिलाने के बाद जो कलर तुमको मिल रहा है उस कलर से तुमको डिटेक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को है। बात समझ में आया? वो जैसे हम लोग कोई भी सब्जी बनाते हैं, सब्जी में अगर नमक नहीं देंगे तो टेस्टलेस सब्जी होगी। कितना भी तुम ग्रेवी डाल दो, स्पाइसेस डाल दो, अगर उसमें तुमने सॉल्ट नहीं डाला टेस्टलेस मटेरियल होगा या नहीं होगा? पनीर एकदम पनीर टिक्का बना लो और उसमें सोडियम क्लोराइड मत डालो, कैसा होगा? फीका लगेगा, सब कुछ रहते हुए भी फीका लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग, है ना? उसी तरीके से कोई भी कंपाउंड का डिटेक्ट करना होता है। कैसे पता चल जाता है कि अगर नमक नहीं है, तुरंत खाया पता चल गया ना कि अरे इस सब्जी में तो नमक क्यों है? डिटेक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आर डूइंग द डिटेक्शन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, सोडियम प्लस का डिटेक्ट कर रहे हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर हमने सल्फर का किया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, हायोसाइनाइड SCN को अगर आयरन 3+ से रिएक्शन करोगे, हायोसाइनाइड को 3+ से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? यस अनदर व्हाट डाउट एक्सप्लेन। उसको नहीं आया, तुमको नहीं आया, तो मुझे नहीं रही क्या ये वाला वो ऐसा बोले कि यहाँ पे लिखा है कि ऑन टेकिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तो है नहीं, अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में यहाँ पे सोडियम वेरी गुड। चलो क्वेश्चन को मैं तुमको समझा। सबसे पहले मैंने कहा था सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ जिसको तुम डिटेक्ट करोगे। यहाँ पर जो तुम्हारा लिखा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रोक्लोराइड का मतलब हो गया जिस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीसल्फाइड बनेगा। ऑक्सीसल्फाइड का मतलब ऑक्सीजन और सल्फाइड का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर अगर तुम सोडियम को रिएक्शन करो, एक तो ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सोडियम प्लस में बाहर हो जाता है और ये कंपाउंड कैटायन और एनायन होते हैं, सब कैटायन और जैसे यहाँ पे Fe3+ तो Fe3+ यहाँ पे बाहर हो गया और FeCl6 एक कंपाउंड तो ये नहीं, वहां पर डायरेक्ट जैसे आप सल्फर 2++ लिखी हो ना तो यहाँ से बाहर हो गया है Na+ और FeCl5N4 S all to the power 4। इसका नाम क्या है? उसका पेंटासाइनोनाइट्रिसोफ्रेट। तो ये हो रहा है, इसका नाम क्या है? ये ही तुम्हारा कंपाउंड है जिसका कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नहीं है क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, वो बाहर निकल गया। समझ में आया? तब जाकर अगर सोडियम यहाँ पे होगा तो ये कलर नहीं दिखेगा। सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब के सब रिएक्टिव एलिमेंट्स। झगड़ा लो आदमी जानते, किसी भी आदमी के साथ बिठा तो झगड़ा मतलब वो हाईली रिएक्टिव, और कुछ शांत होते, कितने भी झगड़ा करने वाला आदमी के साथ वो कभी झगड़ा। हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव भी इसी रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है कोई भी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो कंपाउंड्स के साथ अलग हो जाता है। अगर उसके साथ न्यूट्रल कंपाउंड है तो ये कंपाउंड कोई रोल प्ले नहीं करेगा, सोडियम बाहर, और ये जो तुम्हारा फेरस, नाइट्रो और साइनो वाला कंपाउंड था ये अलग हो जाएगा, जिसको नाइट्रो। अगर दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो नाइट्रो भी और सल्फर भी, तो क्या करो? अभी तो हमने अलग अलग टेस्ट किया ना, सल्फर का अलग टेस्ट किया, नाइट्रोजन का अलग टेस्ट किया, कार्बन का हाइड्रोजन का। अगर दोनों एलिमेंट किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो क्या? देखो टेस्ट फॉर सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ। अगर दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो क्या करें? सबसे पहले ये थायोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा जिसका कलर ब्लड रेड वाला दुनिया लाल वो कलर। अगर दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा कलर? ब्लडी रेड। खूनी होती कोई ब्लडी रेड या ब्लड रेड। अगर लिख लो कौन सा कलर यहाँ पे कलर, अगर तुमको ये मिलेगा उधर, अच्छा वही वाला ब्लडी रेड या ब्लड रेड। अगर दोनों कंपाउंड तुम्हारा मिक्स है, कौन कौन सा? नाइट्रोजन और सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है, जिसको तुम लोग थायोसाइनाइड कह सकते हो। अगर ये दोनों कंपाउंड प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसका डिटेक्शन कर रहे हो, डिटेक्शन के साथ उनको जैसे ही ये ब्लड रेड वाला कंपाउंड मिलेगा तो समझ लेगा कि इस कंपाउंड के अंदर में सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन। रिएक्शन लिखो तुम, Fe3+ plus HCN- will give you FeSCN2+। यहाँ पे आयरन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में बता सकते हो? लॉग श्लोक नाम है तुम्हारा, एरोजी सरनेम है तुम्हारा। अच्छा पूछे ये बताओ कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन? एनीवन कैन टेल मी? FeSCN2+। ये जो है इसमें आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है?
10 anyone SCM की वैलेंसी 1 होती है। देखिए जो आपने -1 दिया हुआ दिया है ना, +3 फेरिक। देखो यहाँ पे -1 हो गया SCM का और एक ही कंपाउंड है, और उस साइड जो है +2 हो गया, तो +2 और +1 टोटल मिलकर +3। आयरन जो है +3 कलर में। देखो यहाँ पर वापस दिखाना था, if sodium fusion is carried out with excess of sodium, the thiocyanide decomposes to form cyanide and sulfide. This ions give the specially of usual test. सोडियम thiocyanide को अगर तुम मिलाओगे तो सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड। अब देखो यहाँ पर ये जो रिएक्टिव वाला जो मैं बता रहा था तब से, यहाँ पर है उसकी, अगर दोनों सल्फर नाइट्रोजन कार्बनिक कंपाउंड्स में है, मतलब क्या हो गया, सल्फर और नाइट्रोजन, तो कार्बन में हमारा सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, क्या नाम होगा, थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड को अगर तुम सोडियम से रिएक्शन करके जो कंपाउंड होगा, बहुत ही हाईली फ्लेमेबल, हाईली फ्यूजन कंपाउंड होगा। अगर इस कंपाउंड का जो ब्रेकिंग होगा तो कैटायन और एनायन में टूटेंगे, ये सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड। इसलिए सोडियम का हर जगह तुम डिटेक्ट नहीं कर सकते, सोडियम इज अ हाई इलेक्ट्रोकॉन्स्टिट्यूएंट। ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन सल्फर का टेस्टिंग। अगर हैलोजन का टेस्टिंग करना होगा तो क्या करें, हैलोजन मतलब क्या हो गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये चार को हम लोग जनरल एस्टेटाइन को नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चारों का अगर तुमको टेस्ट करना है तो कैसे करो, कार्बनिक कंपाउंड जैसे मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म का नाम सुने, किसी को सुना रहे थे क्लोरोफॉर्म, तो क्या है, क्लोरीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लोरीन प्रेजेंट है। उसको सूंघ के तुम नहीं पता कर सकते, सूंघोगे तो तुम दोबारा सूंघे लायक नहीं। क्लोरोफॉर्म इज वेरी हाईली मतलब फ्लेमेबल, उसको बोलो ऑक्सी फ्लेमेबल है। अगर उसके सामने तुम किसी भी आग को डालोगे तुरंत चला देगा। यहाँ पर अगर तुमको किसी भी हैलोजन का टेस्ट करना है याद रखना, तो हम लोग सिल्वर प्लस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जो एक व्हाइट कलर का प्रोसीड है। याद करो तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन, याद है क्लास 10 में। हाँ, जो मतलब सिल्वर जो है कलर में कैसे कलर चेंज करता है, यहाँ पे याद है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन में था। यहाँ पर उसी तरह से अगर तुम यहाँ पर जो है अदर एलिमेंट्स हम लोग नहीं डालेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन है, ऑर्गेनिक हैलाइड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस Ag प्लस, Ag का मतलब सिल्वर, तो ये सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन प्लस सिल्वर प्लस विल गिव यू सिल्वर हैलाइड प्लस। तो फटाफट उस रिएक्शन को नोटबुक में लिखो, X माइनस प्लस Ag प्लस विल गिव यू AgX। टेस्ट फॉर हैलोजन, इसमें बता दो कैसा कलर आएगा। Can anybody say me which type of color, और इसमें कैसे पता करोगे कि भाई क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। अगर येलो कलर आया, याद करो 10th स्टैंडर्ड, येलो कलर आया तो क्या पता चलता है, क्लोरीन है। याद आ रहा है कुछ 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, कैसे पास हो गए सबके सब, शिव ने पढ़ा, कुछ प्रमाण तो कुछ भी हो रहा है, मतलब इसने पढ़ा था ना बेटा, अभी याद नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पढ़ा था जरूर। हाँ, प्रैक्टिकल्स भी क्यों, तब तुमको पूरा लर्न होना चाहिए निष्ठा। देखो सबसे ज्यादा हमारा निष्ठा ने पढ़ा, तो यहाँ पे जो कलर का डिटेक्शन होगा, टेस्ट फॉर हैलोजन, रीड रिया, वो जो लास्ट पैराग्राफ उसको रीड करो, कौन सा अगर हैलोजन होगा तो कौन से कलर में होंगे, उस पैराग्राफ को रीड करके बताओ। सबसे राइट यू आर गोइंग राइट। Shows the presence of chlorine, a yellowish precipitate sparingly soluble in ammonium hydroxide. Shows the presence of bromine and a yellow precipitate
देखो यहाँ पर तुमने तीनों हैलोजन का प्रेसिपिटेट लिखा। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका नाइट्रेट बना, बराबर। नाइट्रेट में अगर मान लो एसिड के साथ वो रिएक्शन नहीं किया तो बेस डालेंगे कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे अगर जो कंपाउंड है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हमने नाइट्रिक एसिड के साथ दिया, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है कंफर्म इट हैज अ क्लोरीन। अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिड में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, फिर हम लोग बेस के साथ उसको रिएक्शन करेंगे, बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसमें अगर कलर चेंजिंग हो रहा है तुम्हारा 1 to 1, अगर क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, तो स्टेप टू स्टेप तुम्हारा कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर वही क्रोमेटोग्राफी वाला जो डिटेक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले अगर तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन प्रेजेंट है तो येलो से फेंट येलो, और आयोडीन होगा तो ब्लू और ब्लैक कलर। याद करो तुम लोग आयोडीन का टेस्ट करते थे जूनियर स्टैंडर्ड्स में, आयोडीन का अगर प्रेजेंट है तो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। याद आया? तो ये था हैलोजन का टेस्ट। फास्फोरस का टेस्ट लिखो, टेस्ट फॉर फास्फोरस। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन करवा देता है वो एजेंट जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे कंपाउंड क्या, तो एक भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम हमने, एनी ऑक्सीडाइजिंग, अन्नादा, दोनों का था ऑक्सीडाइजिंग स्पेशल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाता है। अब दो रिएक्शन बोर्ड में एग्जाम देके आई हो, K2Cr2O7 KMnO4, भूल गई? वही रिएक्शन था ना दोनों का, बताना था बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, था या नहीं था? ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी आपको डिटेक्शन करना है फास्फोरस है या नहीं है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे। अगर उसके अंदर में फास्फोरस प्रेजेंट होगा, जैसे सल्फेट हो जाता है, तो उसी तरह फॉस्फेट PO4 जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो PO4 के रूप में होता है। याद रखना, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सबसे पहले आपने किससे रिएक्शन करवाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कोई भी एसिडिक वाला कंपाउंड, चाहे K2Cr2O7 हो, KMnO4 हो। अब यहाँ पर जैसे तुम रिएक्शन करवाओगे तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2+ और SO4 2- में जुड़ता है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड दूंगा, क्योंकि पानी के साथ डिसॉल्व हुआ तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, तो वो तुम्हारा फॉस्फेट नाम का आयन अलग हो जाएगा। फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट? पृथ्वी सोडियम। What is the chemical formula of phosphoric acid? बता सकते हैं? Ria phosphoric acid chemical formula। 4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो भी तुम लोगों को याद नहीं है। याद करो कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सबके सब बकवास बता चलेगा। ये चारों तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जो डिसोशिएट करेगा, हमें आप किस तरह से डिसोशिएट करेगा? 3H+ और PO4 3-। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वो फॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट होगा, और इस सॉल्यूशन को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ बॉइल करने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो येलो कलर का आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जो इंडिकेट करेगा ये फॉस्फेट है। किसी भी कंपाउंड के अंदर में अगर फास्फोरस प्रेजेंट है तो वापस अगर आप फिर पूछ सकते हो तो कि सर क्लोरीन और फास्फोरस में कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर भी हमने एसिड और बेस के साथ रिएक्शन किया, वहां पे भी हमने, लेकिन वहां पर तुम्हें सिल्वर था,
याद रखो सिल्वर क्लोराइड तुम्हें एक अलग प्रेसिपिटेट देगा और यहाँ पर फॉस्फेट तुम्हें अलग प्रेसिपिटेट देगा। चलो उस रिएक्शन को लिखो पहले। सोडियम फॉस्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड विल गिव यू फॉस्फोरिक एसिड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे। अगर उसके अंदर में फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होगा तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में कन्वर्ट होगा और सोडियम अगर प्रेजेंट तो सोडियम नाइट्रेट। अब वापस यहाँ पर जो तुम फॉस्फोरिक एसिड है उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करो। यहाँ पर अमोनियम मॉलिक्यूलेट आयन दिया है, याद रखना मॉलिक्यूलेट आयन विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलेट पता है तुम लोगों को कौन से ग्रुप का एलिमेंट? पक्का नहीं पता? याद करो ग्रुप नंबर 4 या 5 को बता सकता है? मॉलिक्यूलेट जानते हो उसका केमिकल फॉर्मूला या फिर एलिमेंटल सिंबल क्या होता है? तो लिखा हुआ है। मॉलिबडेनम उसका नाम होता है। स्कैंडियम उसके नीचे में कौन सा है? इट्रियम, याद है? उसके नीचे में लैंथेनम, फिर इधर आ जाओ टाइटेनियम। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कौन सा ग्रुप? क्रोमियम वाले ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 6 में है। मैंगनीज से पहले वाला जो ग्रुप है उसमें एक ग्रुप में है, देखो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम। ये वाला जो ग्रुप है जैसे अमेया ने कहा यहाँ पर क्रोमियम के नीचे में, तो क्रोमियम के नीचे में है तो वैलेंसी कितनी होगी बताइए? मैक्सिमम वैलेंसी कितनी तक जाएगी? +6 तक जाएगी। क्रोमियम का हमने निकाला था +6 क्रोमिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बन रहा है जिस कंपाउंड का नाम है अमोनियम मॉलिबडेट, उसमें अगर आपको निकालना होगा मॉलिबडेट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे? Can anybody will tell me what will be the molybdenum oxidation state in this compound? अमोनियम molybdenate में जो है उसमें molybdenum का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? Can anyone? रिडक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बार बताओ अमोनियम का कितना होता है? +1। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो -2 × 4 -8 हो गया। और यहाँ पर तुम्हारा molybdenum 2 आयन है तो -8 + 2 कितना हो गया? +6 होना चाहिए। यहाँ पर मॉलिक्यूलर -6 होगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर तुम्हारा -1 +6 में होगा तब जाके दोनों बैलेंस होगा। बेटा 0 करना है, 0 भी करना है ना। -8 हो गया हमारा ऑक्सीजन का, +2 हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम, 2 अमोनिया है इसलिए 2 अमोनियम का +2। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस मॉलिबडेनम अमोनियम को तुम रिएक्शन करवाओगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? अमोनियम फॉस्फोमॉलिबडेट। कोई भी आपने मुझे इसमें मॉलिबडेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता, मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों को रिएक्शन। अमोनियम फॉस्फोमॉलिबडेट NH4 होल ट्वाइस PO4 × 12 MOO3। कुछ नहीं आया फटाफट निकाल दो।